आज हम एक बेहद खास किताब पर गहराई से उतरने वाले हैं, विंग्स ऑफ फायर। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये भारत के सबसे प्रिय सपूतों में से एक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी का, उनके सपनों का और उनके संघर्षों का आईना है। बिल्कुल। भारत के मिसाइल मैन, भारत रत्न और देश के 11वें राष्ट्रपति, इन सभी किरदारों के पीछे के इंसान को समझने की एक कुंजी है ये किताब। सही कहा आपने। हमारे पास डॉक्टर कलाम की ये आत्मकथा है, जिसे उन्होंने अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा। इसमें रामेश्वरम की गलियों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की उनकी असाधारण यात्रा का वर्णन है, वो भी ऐसी भाषा में जो सीधे दिल को छू जाती है। जी। हमारा मकसद है इस किताब के पन्नों से उन असली मोतियों को निकालना, उन गहरी सीखों को समझना जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। चलिए देखते हैं कि डॉक्टर कलाम की कहानी हमें क्या सिखाती है और क्यों ये किताब आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। बिल्कुल। और इस किताब की पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है। विंग्स ऑफ फायर ये मूल रूप से 1999 में अंग्रेजी में आई थी। अच्छा, 1999 में। हाँ, ये वो समय था जब डॉक्टर कलाम देश के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अपने योगदान के शिखर पर थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने का अध्याय अभी भविष्य में था। तो ये किताब उनके वैज्ञानिक जीवन और शुरुआती संघर्षों पर ज्यादा केंद्रित है, नेचुरली। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। इसे लिखने में उनके साथी थे अरुण तिवारी। वो खुद भी एक वैज्ञानिक थे और DRDO में डॉक्टर कलाम के साथ काम कर चुके थे। जी। दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी, जो तालमेल था, वो किताब की रवानगी और ईमानदारी में साफ झलकता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई महान व्यक्ति उपदेश दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अपना दोस्त अपनी कहानी सुना रहा हो। बहुत सहज, बहुत सच्ची। भाषा सरल है, लेकिन उसके पीछे के विचार बहुत गहरे हैं। सही। और हाँ, इसका हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना ये महज एक भाषाई सुविधा नहीं थी, ये एक मिशन था एक तरह से। मिशन? कैसा मिशन? डॉक्टर कलाम चाहते थे कि उनकी कहानी, उनके विचार, उनकी प्रेरणा देश के हर युवा तक पहुंचे। भाषा कोई दीवार न बने। ये उनकी जन जन तक पहुंचने की सोच का ही प्रतिबिंब है। वो चाहते थे कि ये सिर्फ कुछ खास लोगों की किताब न बनकर रह जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल जमीनी है। कोई ऐसा नहीं कि सब कुछ थाली में सजा मिला हो। डॉक्टर कलाम का जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। एक छोटा सा तीर्थ शहर, समुद्र के किनारे बसा हुआ। जी। उनका परिवार एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार था। बिल्कुल। उनके पिता ज़ैनुल्लाब्दीन न तो कोई बड़े व्यापारी थे, न कोई जमींदार। वे नावें बनाते और किराए पर देते थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। अच्छा। और उनकी माँ आशियम्मा एक बहुत ही स्नेहमयी गृहिणी थी। घर में आर्थिक तंगी आम बात थी। हाँ, किताब में इसका जिक्र है। बचपन अभावों में बीता, लेकिन संस्कारों में कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर कलाम अपने माता पिता, खासकर पिता की सादगी, उनकी गहरी आध्यात्मिकता और अनुशासन का बड़े सम्मान से जिक्र करते हैं। जी हाँ। यही कहानी का वो हिस्सा आता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। गरीबी थी, मुश्किलें थीं, लेकिन घर का माहौल मूल्यों से भरपूर था। बिल्कुल, मूल्यों से भरपूर। ईमानदारी, अनुशासन, ईश्वर में गहरा विश्वास और कड़ी मेहनत की सीख उन्हें विरासत में मिली। ये महज किताबी बातें नहीं थी, ये उनके घर में जी जाती थी। सही कहा। और उस मेहनत का एक उदाहरण है उनका बचपन में अखबार बेचना। हाँ, वो भी है। सिर्फ इसलिए ताकि वे अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। सुबह तड़के उठना, फिर गणित की ट्यूशन पढ़ना, फिर रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन से अखबारों का बंडल लेना और शहर में बांटना, और फिर स्कूल जाना। सोचिए जरा। कल्पना कीजिए उस छोटे बच्चे की लगन की, लेकिन ज्ञान पाने की जो प्यास उनमें थी, वो इन चुनौतियों से बुझी नहीं, बल्कि और तेज हुई। ये शुरुआती अनुभव, देखिए, उनके व्यक्तित्व की नींव है। अक्सर हम महानता को आसान परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम का जीवन इस धारणा को तोड़ता है। ये संघर्ष, यह भाव, ये शुरुआती मेहनती थी जिसने उनके अंदर वो असाधारण लचीलापन, रेजिलियंस जिसे कहते हैं, और जमीन से जुड़े रहने का गुण पैदा किया। जो ईमानदारी और मेहनत के मूल्य माता पिता ने सिखाए, वो सिर्फ नैतिक पाठ बनकर नहीं रह गए, वो उनके पूरे करियर में, उनके निर्णयों में, उनकी लीडरशिप में दिखाई दिए। हाँ, ये बात तो है। यही अनुभव उन्हें सफलताओं के शिखर पर पहुंचकर भी विनम्र बनाए रखने में सहायक हुए होंगे। बिल्कुल सही कहा। और ज्ञान की प्यास उन्हें रामेश्वरम की सीमाओं से बाहर ले गई। स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई, फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। लेकिन उनका मन तो आसमान में उड़ना चाहता था। हाँ, पायलट बनने का सपना।
हाँ, वे फाइटर पायलट बनना चाहते थे। हालांकि उसमें वे सफल नहीं हो पाए, जिसका उन्हें अफसोस भी रहा। पर शायद नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। शायद। उनका रुझान एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ हुआ और वे पहुंच गए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, जो उस समय देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक था। जी बिल्कुल। यहाँ से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। ये उनके सपनों की असली उड़ान भरने की तैयारी थी एक तरह से। सही। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका करियर एक वैज्ञानिक के रूप में शुरू हुआ। पहले वे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO से जुड़े। DRDO जी। वहां उन्होंने सेना के लिए एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करने पर काम शुरू किया। हालांकि उस प्रोजेक्ट को बाद में उतनी प्राथमिकता नहीं मिली, लेकिन उनकी प्रतिभा नजर में आ चुकी थी। फिर आया उनके करियर का एक बड़ा मोड़, जब उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में ट्रांसफर किया गया। ISRO, हाँ। वो संस्था जो भारत के अंतरिक्ष सपनों को साकार करने में लगी थी। यहाँ उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की। और ये कोई छोटा काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। भारत तब अंतरिक्ष तकनीक में बिल्कुल शुरुआती दौर में था। संसाधन सीमित थे, चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। शुरुआती प्रयास विफल भी हुए। जी, किताब में वे उन विफलताओं और उनसे मिली सीखों का जिक्र भी करते हैं। ईमानदारी से। हाँ, लेकिन डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। आखिरकार जुलाई 1980 में SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। एक ऐतिहासिक क्षण था वो। बिल्कुल। ये सिर्फ एक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण नहीं था, ये भारत के आत्मनिर्भर अंतरिक्ष कार्यक्रम का शंखनाद था। इसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में ला खड़ा किया जिनके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी। और इसका श्रेय काफी हद तक डॉक्टर कलाम और उनकी टीम को जाता है। जरूर। ISRO की इस शानदार सफलता के बाद डॉक्टर कलाम की DRDO में वापसी हुई, एक और महत्वाकांक्षी मिशन के साथ, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP का नेतृत्व करना। हाँ, IGMDP, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये वो कार्यक्रम था जिसने भारत की रक्षा क्षमताओं को पूरी तरह बदल दिया। इसी कार्यक्रम के तहत अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें विकसित हुईं, जिन्होंने भारत को सामरिक दृष्टि से बेहद मजबूत बनाया। और यहीं से डॉक्टर कलाम को देश और दुनिया ने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानना शुरू किया। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल तकनीकी या इंजीनियरिंग की उपलब्धियां नहीं थी। SLV-3 की सफलता या अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास ये सिर्फ हार्डवेयर बनाना नहीं था। तो फिर क्या था? इसने भारत की रक्षा और अंतरिक्ष क्षमताओं को तो बढ़ाया ही, उससे कहीं ज्यादा इसने देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और आम लोगों के आत्मविश्वास को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया। ये हम भी कर सकते हैं, मेड इन इंडिया की भावना का प्रतीक बन गया। हाँ, ये आत्मविश्वास बहुत जरूरी था। और इसमें डॉक्टर कलाम की नेतृत्व क्षमता का बहुत बड़ा योगदान था। वे सिर्फ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट नहीं थे, वे एक असाधारण टीम लीडर थे। अच्छा, कैसे? वे लोगों को प्रेरित करना जानते थे, उन्हें एक साझा लक्ष्य के लिए जोड़ना जानते थे। किताब में ऐसे कई किस्से हैं जहां वे अपनी टीम के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और खास तौर पर विफलताओं के समय टीम का मनोबल बनाए रखते हैं। वे जानते थे कि बड़ी सफलताएं सामूहिक प्रयास से ही मिलती हैं। उन्होंने जोखिम लीला सिखाया और विफलताओं को सीखने का अवसर माना, न कि अंत। यही उनकी लीडरशिप का सार था। एकदम सही। और यही प्रेरणा, यही लीडरशिप के सबक विंग्स ऑफ फायर के पन्नों से छलकते हैं और सीधे पढ़ने वाले के मन में उतर जाते हैं। जैसा आपने शुरू में कहा था, ये किताब सिर्फ घटनाओं का एक लेखा जोखा नहीं है। जी नहीं, ये वाकई हर भारतीय, खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा का एक पावर हाउस है। बिल्कुल। अगर हम इस किताब से मिलने वाले मुख्य संदेशों या गहरी सीखों को निकालें तो कुछ बातें बहुत स्पष्ट रूप से उभरती हैं। जैसे कि? पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण, बड़े सपने देखने का साहस करो। सिर्फ सपने नहीं, बल्कि ऐसे सपने जो आपसे बड़े हों, देश से जुड़े हों, और फिर उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दो। डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन इसी का उदाहरण है। सही बात है। दूसरा, परिस्थितियां, चाहे वो गरीबी हो या संसाधनों की कमी, आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकती अगर आपका इरादा फौलादी है और आप अथक परिश्रम करने को तैयार हैं। उन्होंने इसे जी कर दिखाया। वे कहते थे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं,
सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्या बात है। तीसरा, असली संपत्ति क्या है? क्या वो पैसा है, पद है? डॉक्टर कलाम के अनुसार असली दौलत है ज्ञान, कड़ी मेहनत और अनुशासन। ये 3 चीजें आपको कहीं भी ले जा सकती हैं। किताब में वे लगातार ज्ञान अर्जित करने पर जोर देते हैं। ज्ञान और मेहनत। जी। चौथा, असफलताओं को गले लगाना सीखो। SLV-3 का पहला प्रक्षेपण विफल रहा था। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने इसे अंत नहीं माना। बिल्कुल, उन्होंने गलतियों से सीखा। हाँ, उन्होंने गलतियों से सीखा, सुधार किया और फिर सफल हुए। किताब हमें सिखाती है कि असफलताएं सीढ़ियां हैं, दीवारें नहीं। बहुत जरूरी सीख है ये। और पांचवा, नेशन फर्स्ट। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और हितों से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना और काम करना। उनका पूरा जीवन, चाहे वो वैज्ञानिक के रूप में हो या राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्र सेवा का पर्याय रहा। ये संदेश आज की भागदौड़ भरी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। हाँ, लगता तो है। आज जहां शॉर्टकट और सतही सफलता का बोलबाला है, डॉक्टर कलाम की कहानी हमें कड़ी मेहनत, लगन, ईमानदारी और गहरे उद्देश्य के महत्व की याद दिलाती है। उनकी विनम्रता कमाल की थी। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वे हमेशा सीखने को तैयार रहते थे। सही कहा। एक और पहलू जो उनकी कहानी को खास बनाता है, वो है विज्ञान और आध्यात्मिकता का संतुलन। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। रामेश्वरम के माहौल ने उन्हें एक गहरी आध्यात्मिक समझ दी, जो विज्ञान की तर्कसंगतता के साथ उनके जीवन में बनी रही। वे अक्सर कहते थे कि विज्ञान और अध्यात्म एक ही सत्य तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। यह संतुलन उन्हें एक पूर्ण इंसान बनाता था। यह किताब सिर्फ सफलता की रेसिपी नहीं बताती, बल्कि यह चरित्र निर्माण की, मूल्यों पर टिके रहने की कहानी भी कहती है। यह दिखाती है कि कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहा जा सकता है। बिल्कुल। और उनके जीवन का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आया साल 2002 में, जब वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। जी। जड़ें कितनी गहरी हैं, जहां एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। सचमुच कमाल की बात है। उन्हें जनता का राष्ट्रपति या पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया, और ये कोई उपाधि भर नहीं थी, ये हकीकत थी। हाँ, ये नाम उनके साथ जुड़ गया। वे जिस सहजता से आम लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं से मिलते थे, वो अभूतपूर्व था। राष्ट्रपति भवन, जो सत्ता का प्रतीक माना जाता था, उनके कार्यकाल में ज्ञान और प्रेरणा का केंद्र बन गया। सही। वे लगातार स्कूलों, कॉलेजों का दौरा करते, छात्रों से संवाद करते, उन्हें बड़े सपने देखने और भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने विजन से जोड़ते थे। उनका वो विजन 2020। हाँ, हालांकि विंग्स ऑफ फायर किताब मुख्य रूप से उनके राष्ट्रपति बनने से पहले के जीवन पर केंद्रित है, जैसा आपने बताया था। जी। लेकिन ये उस नींव को बखूबी दर्शाती है जिसने उन्हें इस पद के लिए तैयार किया। उनके मूल्य, उनका नेतृत्व, उनकी दूरदर्शिता, उनका देश प्रेम, ये सब गुण उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में भी प्रतिबिंबित हुए। ये सफर दिखाता है कि कैसे रामेश्वरम के वो अखबार बेचने वाले लड़के ने अपनी लगन, ज्ञान की प्यास और राष्ट्र सेवा के जज्बे से नियति को अपने पक्ष में मोड़ लिया। उनका राष्ट्रपति बनना वाकई कई मायनों में खास था। वे पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। ये अपने आप में भारत में विज्ञान और तकनीक को एक नई सामाजिक स्वीकृति और सम्मान दिलाने जैसा था। उन्होंने इस पद का उपयोग केवल औपचारिक कार्यों के लिए नहीं किया, बल्कि इसे एक मंच बनाया युवाओं को प्रेरित करने का, शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने का, और देश के सामने विकसित भारत 2020 का एक स्पष्ट लक्ष्य रखने का। बिल्कुल। वे लगातार नॉलेज इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की बात करते थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखते हुए उसे आम आदमी के करीब ला दिया। ये विज्ञान, समाज और नेतृत्व के अद्भुत संगम का प्रतीक था। तो कुल मिलाकर विंग्स ऑफ फायर को पढ़ने या समझने के बाद एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। सपनों की उड़ान भरने के लिए बाहरी पंखों से ज्यादा जरूरी है अंदर का हौसला, इरादे की मजबूती, ज्ञान की शक्ति, कड़ी मेहनत और खुद पर अटूट विश्वास। बिल्कुल सही। डॉक्टर कलाम की जिंदगी इस बात का जीता जागता प्रमाण है। जी हाँ। ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो विज्ञान या इंजीनियरिंग में रुचि रखते हैं। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कुछ सार्थक करना चाहता है, जो चुनौतियों का सामना कर रहा है
या जिसे बस थोड़ी प्रेरणा और दिशा की तलाश है। जरूर पढ़नी चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको उत्साहित भी करती है और सोचने पर मजबूर भी करती है। इसे महज एक आत्मकथा कहना शायद इसके साथ न्याय नहीं होगा। ये एक प्रेरणादायक गाइड, एक मेंटर की तरह है। बिल्कुल। तो ये थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कालजयी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर पर हमारी गहरी पड़ताल। उम्मीद है कि उनके जीवन के संघर्षों, उनकी सफलताओं और इस किताब के मूल संदेशों ने आपको सोचने और प्रेरित होने के लिए कुछ नया दिया होगा। उम्मीद तो यही है। यदि जीवन में कभी मार्गदर्शन या प्रेरणा की कमी महसूस हो तो ये किताब निश्चित रूप से एक भरोसेमंद साथी साबित हो सकती है। और जाते जाते एक विचार आपके साथ छोड़ते हैं। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, लेकिन साथ ही वे हमेशा अपनी जड़ों, अपनी आध्यात्मिकता से भी जुड़े रहे। हाँ, उनका यह संतुलन कमाल का था। उन्होंने विज्ञान और आंतरिक शांति के बीच एक संतुलन साधा। आज की इस बेहद तेज रफ्तार, तकनीक संचालित दुनिया में हम उनके जीवन से क्या सीख ले सकते हैं? सोचने वाली बात है। कैसे हम अपनी पेशेवर महत्वाकांक्षाओं और तकनीकी प्रगति के साथ साथ अपनी आंतरिक शांति, अपने मूल्यों और शायद अपने आध्यात्मिक झुकाव के बीच संतुलन बना सकते हैं? ये सवाल शायद हमें खुद के भीतर झांकने और जीवन को अधिक समग्रता से देखने के लिए प्रेरित करें।